नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो हमारा ये यूनिट है, इसे कहते हैं मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशी तंत्र के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मांसपेशी तंत्र शरीर का वह अंग है जो शरीर में गति उत्पन्न करने, मुद्रा बनाए रखने और रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए जिम्मेदार है। मानव शरीर में लगभग 600 से 650 तक मांसपेशियां पाई जाती हैं और ये कहीं कहीं दोस्तों 639 भी मिलती हैं, जो शरीर का कुल आधा हिस्सा बनाते हैं और इसका अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स यानी मसल्स को किस प्रकार मसल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको किस प्रकार क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया जाता है, आइए समझ लेते हैं। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं स्केलेटल मसल यानी वॉलेंट्री मसल क्या, और स्मूथ मसल यानी इन्वॉल्यूंटरी मसल, और इसके साथ कार्डियक मसल जिसे मसल वॉलेंट्री और कार्य अनैच्छिक इसलिए से कहा जाता है। मिक्स्ड यानी मिक्स्ड मसल क्या, मिक्स्ड मसल कहा जाता है। तो आइए हम समझ लेते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं दोस्तों कि स्केलेटल मसल ये स्वैच्छिक कार्य करती हैं यानी अपनी इच्छा से कार्य कर सकती हैं और ये शरीर का लगभग 40% हिस्सा बनाती हैं। ये शरीर का कितना दोस्तों, लगभग 40% हिस्सा बनाती हैं, 40% हिस्सा बनाती हैं और ये महिलाओं में लगभग 23% होती हैं। इनका आकार लंबा एवं बेलनाकार होता है। ये बहुकेंद्रीय यानी केंद्रों की संख्या अधिक होती है और इसके साथ साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया की भी संख्या अधिक होती है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं अनैच्छिक मांसपेशी इन्वॉल्यूंटरी मसल की। इन्हें अनस्ट्रैप्ड मसल भी कहा जाता है। ये अनैच्छिक कार्य करती हैं, ये आंतरिक अंगों का हिस्सा होती है। ये अनैच्छिक मांसपेशियां जो हैं आंतरिक अंगों पर पाई जाती हैं यानी हमारे शरीर के अंदर। इन्हें मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता। ये बेलना तुर्क आकार और एकल केंद्रक होती हैं। इनमें दोस्तों क्या होता है, बेलनाकार होती हैं और तुर्क होती हैं यानी लंबी होती हैं, और इसके साथ साथ एकल केंद्रक होती हैं यानी इनमें एक केंद्रक पाया जाता है। ये पेट व आंत में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं मिक्स मसल। इसका कार्य अनैच्छिक होता है लेकिन पेशी जो है ऐच्छिक होती हैं। ये एकल केंद्रक यानी बेलनाकार शाखाएं होती हैं। ठीक है, एकल केंद्रक होती हैं और ये मिक्स्ड रूप होती हैं। कैसी मिक्स्ड होती हैं, इनका कार्य अनैच्छिक होता है लेकिन पेशी ऐच्छिक होती हैं। ये एकल केंद्रक बेलनाकार शाखाएं होती हैं। प्रमुख कार्य इनका होता है रक्त पंप करना और ये हृदय में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल जो होती हैं हमारी, उनके स्ट्रक्चर के बारे में। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे ये हमारी हड्डी क्या, हड्डी, और इसमें से कितने बंडल्स निकले हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी लगभग 5 बंडल निकले हैं। तो इनके नाम और परतों को याद रखने में दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन होती है। आज इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो सर्वप्रथम हम याद रखेंगे इसकी परतों के बारे में। तो हमें परतें याद रखनी है। एपी क्या, एपी शार्की क्या, एपी शार्की या सनकी, ऐसे याद रख लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, एपी सर्की। और इसके बाद एपी यानी कोई पीने के बाद शर्करा है। इसके बाद अगर हम इनकी बंडल्स के नाम की बात करें तो उनकी ट्रिक है दोस्तों, फांसी फेसिकल मसल फाइबर मेरी फेवरेट। फांसी फेसिकल यानी जो फांसी हुई हमारी फेसिकल है, फांसी फेसिकल और मसल फाइबर ये दोनों क्या हमारे फेवरेट हैं क्या, फांसी फेसिकल मसल फाइबर मेरे फेवरेट हैं क्या, मेरे फेवरेट हैं। फेसिकल और मसल फाइबर मेरे फेवरेट हैं क्योंकि हमने दोनों फांस लिए हैं। ठीक है, इसीलिए फांसे क्योंकि मेरे फेवरेट हैं।
ठीक है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एपीमाइसियम जो होती है, ये मांसपेशी के चारों तरफ होती है और ये मसल फाइबर के कई बंडलों के समूह को कवर करती है। ये मसल फाइबर के कई बंडलों के समूह को कवर करती है। ये मसल फाइबर के कई बंडलों के समूह को क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, क्या करती है, कवर करती है। इसके साथ साथ ही अब आपको ध्यान रखना है कि जो पेरीमाइशियम है ये संयोजी ऊतक मयान जैसे तलवार में म्यान होती है उसकी तरह ये कार्य करती है। संयोजी ऊतक का मयान यानी बाहरी कवर है जो मांसपेशी फाइबर के चारों तरफ होती है। ये संयोजी ऊतक का मयान यानी बाहरी कवर है जो मांसपेशी फाइबर के तरफ होती है, चारों तरफ होती है। एंडोमाइसियम ये संयोजी ऊतक का बाहरी आवरण है, यानी कनेक्टिव ऊतक का टिश्यू का बाहरी आवरण है जो मसल फाइबर के चारों तरफ होता है। और ये एंडोमाइसियम जो होती है एकल मसल फाइबर से घिरी हुई होती है। क्या, एकल मसल फाइबर को घेरे हुए होती है। ठीक है, एकल मसल फाइबर को घेरे हुए होती है। इसके बाद सार्कोलेमा क्या है, ये मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली है। ये सबसे लास्ट झिल्ली है। क्या, मसल सेल की, क्या, मांसपेशी कोशिका की। अभी तक तो बंडल्स की बात हो रही, अब अकेली मसल सेल्स की बात हो रही है। इसके बाद सार्कोमेयर, ये मांसपेशी फाइबर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है जो दो जेड लाइनों के बीच होती है। सार्कोमेयर क्या है, सार्कोमेयर जो है सार्कोलेमा के अंतर्गत पाया जाने वाला जो फाइब्रल है, ठीक है, उसकी क्या है, सब मांसपेशी फाइबर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है, उसकी परत है। क्या, और जो दो जेड लाइनों के बीच होती है। क्या, दो जेड लाइनों के बीच होती है। अब इसके बाद सार्कोमेयर के भीतर भी दोस्तों एक्टिन मायोसिन होते हैं। क्या, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होते हैं। अब एक्टोमायोसिन इन्हें कहते हैं मायोफाइब्रिल। क्या, मायोफाइब्रिल। ठीक है, मायोफाइब्रिल दोस्तों एक्टिन व मायोसिन से युक्त लंबी सिकुड़ी धारीदार पेशी है। एक्टिन और मायोसिन जो है, मायोफाइब्रिल जो है, एक्टिन मायोसिन वो क्या है, एक लंबी सिकुड़ीदार धारीदार पेशी है। लंबी सिकुड़ी धारीदार क्या है, पेशी है। क्या दोस्तों, पेशी है। अब देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। और ये बंडल्स के नाम हमने आपको बता दिए, फेसिया, फेसिकल, मसल फाइबर, माई फाइब्रेट, ये आपको क्रम से लिखना पड़ेगा। मांसपेशी के कार्य, मांसपेशी की प्रॉपर्टी या कार्य क्या होते हैं तो देखते हैं। सर्वप्रथम स्टेबिलिटी, मांसपेशियों में स्टेबिलिटी होती है, यानी ये स्थिरता प्रदान करती हैं। अंगों का संचालन, यानी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको मूवमेंट्स प्रदान करती हैं। गतिशीलता, यानी इनमें जो है डायनेमिकसिटी पाई जाती है। होम्योस्टेटिस को बनाए रखना। तापमान नियंत्रण, यानी जो हमारा दोस्तों क्या होता है, तापमान, टेम्परेचर को क्या करती हैं, ये कंट्रोल करती हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों हम देखते हैं मांसपेशियों के गुण, यानी इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो मांसपेशियों के गुण क्या क्या होते हैं। मांसपेशियों के गुण होते हैं दोस्तों, सबसे प्रथम फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इनमें लचकता पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी ये संकुचन और प्रंकुचन करती हैं। उत्तेजना, ये उत्तेजना स्टिमुलेंट्स को बनाए रखती हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, यानी इनमें विस्तार होने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद मसल फाइबर के प्रकार, यानी मसल फाइबर, मांसपेशियों में जो फाइबर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मसल फाइबर जो दोस्तों होते हैं, मांसपेशियों में दो प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। दो प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक मिनट अभी देखते हैं। दो प्रकार के मसल फाइबर होते हैं, एक तो होता है फास्ट ट्विच फाइबर और एक होता है हमारा
स्लो ट्विच फाइबर। क्या? स्लो ट्विच फाइबर। स्लो ट्विच फाइबर जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे टाइप फर्स्ट फाइबर भी कहलाते हैं और ये बेसिकली एंडोरेंस के लिए होते हैं। और फास्ट ट्विच फाइबर जो होते हैं दोस्तों, ये टाइप सेकंड होते हैं और ये जो होते हैं हमारे फास्ट कॉन्टेक्टिबिलिटी होती है इनमें, और ये स्प्रिंट के लिए यानी गति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें तेजी से संकुचन होता है। मायोग्लोबिन कम होने के कारण ये रंग में सफेद होते हैं। ये एनारोबिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जो फास्ट ट्विच फाइबर हैं ये तेज संकुचन करते हैं मगर कम समय के लिए करते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। और एग्जाम्पल 400 मीटर की रेस और 100 मीटर की स्प्रिंट में ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर की बात करें, वो स्लो ट्विच फाइबर की बात करें दोस्तों, स्लो ट्विच ये बहुत धीमी गति से संकुचन करते हैं। स्लो ट्विच फाइबर मायोग्लोबिन अधिक होने के कारण रंग में लाल होते हैं। और स्लो ट्विच फाइबर एरोबिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए जिम्मेदार होते हैं। लंबे समय तक ऊर्जा जारी करते हैं, लैक्टिक एसिड बनकर खत्म हो जाता है। ठीक है। और 5000 मीटर व मैराथन रेस के लिए उपयोगी होते हैं। अब हम मांसपेशियों के बारे में, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा कर लें। लिफ्टर मांसपेशी यानी डेल्टॉइड, सबसे छोटी मांसपेशी यानी स्टेपिडियस यानी कान में पाई जाती है। लिफ्टर मांसपेशी डेल्टॉइड कंधा में पाई जाती है। काफ मसल गैस्ट्रोनियस पिंडली में पाई जाती है। बिग मसल लैटिसमस डोर्सी सबसे बड़ी मसल पीठ पर पाई जाती है। पुलिंग मसल सोलियस होती है सबसे मजबूत और ये हमारी पाई जाती है पाँव में। चौकोर मसल क्वाड्रिसेप्स कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है दोस्तों जांघ पे। क्या? जांघ पे। त्रिकोणीय मसल ट्रेंगुलर मसल। ठीक है। सबसे छोटी स्टेपिडियस कान में, सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ, कूला पे। क्या? HIP हिप, हिप माने कूला। सबसे मजबूत मसल मैसेटर मसल। सबसे लंबी मसल सार्टोरियस मसल। सबसे व्यस्त मसल सार्टोरियस पाई जाती है दोस्तों जांघ में। का? और ये मैसेटर मसल हमारी कहाँ पाई जाती है, ये जबड़ा में पाई जाती है। और सबसे व्यस्त एक्स्ट्रा और कहाँ पाई जाती है, आँख में। कमजोर स्टेपिडियस कहाँ पाई जाती है, कान में। सबसे छोटी हड्डी कान में। लॉकिंग मसल जाइगोमेटिक मसल। ठीक है। लॉकिंग मसल पॉप्लिटेस जांघ में। ठीक है। बॉक्सर मसल सेरेटस इंटीरियर कहाँ पाई जाती है, पसलियों में ऊपर का। फ्रैक्टन मसल यानी भूलने वाली सब स्केपुला। थ्रोअर मसल पेक्टोरलिस मेजर कहाँ पाई जाती है, छाती पर। टेलर मसल सार्टोरियस कहाँ पाई जाती है, जांघ में। मलखम मसल एडेक्टर मसल कहाँ पाई जाती है, जांघ के दोनों जांघों के बीच में। इसे कहते हैं हॉर्स राइडिंग मसल भी कहते हैं, राइडर मसल भी इसे कहते हैं। रोइंग मसल लैटिसमस डोर्सी, रोइंग मिस दोस्तों नौकायान करवाने वाली मसल। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मांसपेशीय संकुचन के प्रकार, यानी मांसपेशियों में कितने प्रकार का संकुचन हो सकता है। सर्वप्रथम आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, 3 प्रकार का मांसपेशीय संकुचन होता है। आइसोमेट्रिक स्टैटिक, आइसोमेट्रिक को स्टैटिक संकुचन भी कहते हैं। आइसो में समान और मैट्रिक में माप होता है। इसकी खोज 1953 में हैटिंगर व मूलर ने की थी। इस संकुचन में दोस्तों मांसपेशी तनाव यानी टेंशन तो पैदा होता है, लेकिन उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ना तो छोटी होती है ना ही लंबी होती है। गति, इसमें कोई गति मूवमेंट नहीं होती है और केवल तनाव पैदा होता है। उदाहरण दीवार को धक्का देना या प्लैंक एक्सरसाइज करना या योगासन में एक स्थिति में रुके रहना आइसोमेट्रिक के उदाहरण हैं। इसके बाद बात करते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कंट्रैक्शन जो है दोस्तों इसे समपराशरी कहते हैं, यानी समान मात्रा में संकुचन होना और प्रंकुचन होना होता है। आइसो में समान और टोनिक में तनाव। इसकी खोज डॉक्टर लोनिक ने 1954 में की थी। ये 2 प्रकार का होता है। कंसेंट्रिक, जब मांसपेशी छोटी होती हैं,
ठीक है, जैसे बाइसेप्स कर्ल। इसेंट्रिक जब मांसपेशी लंबी हो, मांसपेशी तनाव के साथ लंबी हो, और इसे कहते हैं एल्बो एक्सटेंशन। डोम्स की स्थिति भी यही उत्पन्न होती है। अच्छा, आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक कंसंट्रेशन क्या होता है? समगति की संकुचन। आइसो में समान और काइनेटिक में दोस्तों गति। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी डॉक्टर जे पेरेन ने। किसने? डॉक्टर जे पेरेन ने। कब की थी? 1968 में। इस संकुचन की खोज जे पेरेन ने की थी। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें गति की मूवमेंट जो है, स्पीड ऑफ मूवमेंट होती है दोस्तों, पूरे रेंज ऑफ मोशन में समान रहती है। कैसी रहती है? इस एक समान गति होती है, समान संकुचन, समान प्रवचन होता है, और केवल मशीनों द्वारा ही संभव है, या पानी वाले व्यायामों में ये संभव है। ठीक है, साइवेक्स मशीन, ट्रेडमिल पर दौड़ना, या जिम्नास्टिक में क्या करना? जिम्नास्टिक में मशीनों द्वारा व्यायाम, एक्सरसाइज या इवेंट को करना। मसल संकुचन के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही सर्वाधिक शक्ति का विकास आइसोकाइनेटिक द्वारा ही होता है। सर्वाधिक शक्ति का विकास आइसोकाइनेटिक के द्वारा ही होता है। सर्वाधिक शक्ति का विकास। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्लाइडिंग फिलामेंट की थ्योरी जो है दोस्तों, ये किसने दी थी? यानी हमारे फिलामेंट हैं वो किस प्रकार एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, इसी बारे में एक सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत को देने वाले थे 1954 में हक्सले और हैंसन के द्वारा। इस सिद्धांत को दिया गया था कि किस प्रकार हमारी मांसपेशियां एक दूसरे पर ओवरलैप होती हैं। ठीक है, मूल अवधारणा, मांसपेशी संकुचन के दौरान एक्टिन व मायोसिन एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, यानी ओवरलैप होते हैं। अब फिलामेंट की लंबाई, इस प्रक्रिया में फिलामेंट खुद छोटे नहीं होते, बल्कि उनके बीच ओवरलैप बढ़ जाता है, ओवरलैप हो जाते हैं, जिससे एच जोन गायब हो जाता है और सार्कोमेर छोटी हो जाती है। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो किस प्रकार कंप्लीट होती है। सर्वप्रथम देखते हैं संकुचन की प्रक्रिया। क्या? संकुचन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप यानी ओवरलैप द्वारा होती है। सर्वप्रथम देखते हैं रेस्ट की अवस्था में क्या होता है। आराम की अवस्था में हमारी मांसपेशी क्या कर रही होती हैं। इस समय कोई तंत्र का आवेग नहीं होता। मायोसिन जो है क्रॉस ब्रिज एक्टिन की ओर विस्तारित रहते हैं। क्रॉस ब्रिज एक्टिन का मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिज हैं दोस्तों, ये मायोसिन है, इसके क्रॉस ब्रिज वो एक्टिन की ओर कैसे हैं? फैले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। आराम के समय बॉन्ड नहीं बनाते हैं। एक अनचार्ज एटीपी मायोसिन फिलामेंट के प्रत्येक क्रॉस ब्रिज पर मौजूद होता है। यानी जितने क्रॉस ब्रिज हैं उतने ही अनचार्ज एटीपी हर एक क्रॉस ब्रिज पे, मायोसिन के हर एक क्रॉस ब्रिज पर मौजूद होता है। ठीक है, कैल्शियम आयन इस समय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसल्स में बड़ी मात्रा में स्टोर रहता है। कैल्शियम आयन दोस्तों ये जेड लाइन के ऊपर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें वेसल्स लिपटी हुई रहती हैं। वेसल्स में सिराएं, क्या सिराएं दोस्तों लिपटी हुई रहती हैं, और उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भारी मात्रा में स्टोर रहता है और कोई मूवमेंट्स नहीं होती है। ठीक है, अब आती है स्टिमुलेंट्स। क्या? अब होगा स्टिमुलेंट्स और मांसपेशियों का संकुचन जारी। क्या? ये मान लीजिए दोस्तों हमारा ब्रेन है। क्या? ये ब्रेन है, और ब्रेन से एक नर्व इम्पल्स यानी तंत्र का आवेग जो होता है जनरेट होता है, यहाँ से चलता है, और ये एसिटाकोलाइन के उत्पन्न होकर चलता है। और ये एसिटाकोलाइन, ठीक है, जैसे ये नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ यानी निकला, और एसिटाकोलाइन जो पदार्थ होता है दोस्तों वो निकलता है। ऐसे समझिए ब्रेन में एक बटन दबा, बटन हो गया नर्व इम्पल्स, और बटन दबते ही करंट जारी हुआ, वो हो गया हमारा एसिटाकोलाइन। यानी ब्रेन से तंत्र का आवेग उत्पन्न हुआ यानी बटन दबा,
और इससे एसिटाकोलाइन निकला, एसिटाकोलाइन यानी करंट निकला। किसकी तरफ दोस्तों? कुछ भी मान लीजिए, बल्ब या पंखा की तरफ, जो एक्टिन फिलामेंट ट्रोपोनिन द्वारा सोख लिया जाता है, जो एक्टिन फिलामेंट ट्रोपोनिन द्वारा सोख लिया जाता है। ट्रोपोनिन को मान लीजिए आप पंखा का जो मोटर है क्या, सोख लिया जाता है, जिसके कारण एक्टिन फिलामेंट पर सक्रिय साइटें उजागर होने लगती हैं, जिसके कारण दोस्तों मोटर पर राउंड बनने लगते हैं, यानी एक्टिन फिलामेंट पर सक्रिय साइटें उजागर होने लगती हैं। कैल्शियम आयन भी एक चार्ज में अनचार्ज एटीपी में परिवर्तित करता है। कैल्शियम आयन जो दोस्तों स्टोर था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो क्या करता है? एक चार्ज में एटीपी परिवर्तित करता है, चार्ज एटीपी परिवर्तित करता है, यानी चार्ज एटीपी को छोड़ देता है क्या? जैसे मोटर में करंट पहुंचा और वो घूमने लगी, जितने वायर्स हैं उसमें सब में करंट छोड़ दिया, जिसके कारण क्रॉस ब्रिज एक्टिन फिलामेंट की दिखने वाली साइटें के साथ बॉन्ड बना देते हैं क्या? जिसके कारण क्रॉस ब्रिज जो है एक्टिन फिलामेंट की दिखने वाली साइटें के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण जो क्रॉस ब्रिज होते हैं एक्टिन फिलामेंट में जो साइटें दिख रही होती हैं दोस्तों, उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और जहां एक्टोमायोसिन का गठन हो जाता है। अब इसकी जो साइटें दिख रही हैं दोस्तों, ये मायोसिन की क्रॉस ब्रिज इसके साथ क्या हो जाते हैं? इसमें करंट आने से एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं संकुचन। अब संकुचन क्या होगा? संकुचन कैसे होगा? संकुचन होगा इस चरण में क्रॉस ब्रिज के नीचे मौजूद एटीपी अणु भारी मात्रा में ऊर्जा जारी कर देते हैं क्या? अब दोस्तों दोनों ने बॉन्ड बना लिया, एक्टिन मायोसिन दोनों ने बॉन्ड बना लिया। अब क्या होगा? एटीपी जो है क्रॉस ब्रिज के नीचे भारी मात्रा में ऊर्जा जारी कर देते हैं, ठीक है। एटीपी अणु जो है भारी मात्रा में ऊर्जा जारी कर देते हैं, जिसके कारण जिसका उपयोग मसल संकुचन के लिए किया जाता है क्या? मसल यानी कंट्रैक्शन के लिए यूज होने लगता है, जो ऊर्जा जारी की जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग करके एक्टिन फिलामेंट सार्कोमेयर के केंद्र की ओर मायोसिन फिलामेंट के ऊपर से पार हो जाता है। अब समझिए दोस्तों, सार्कोमेयर जो है ये सार्कोमेयर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सार्कोमेयर है। अब उस ऊर्जा का उपयोग करके जो हमारा भैया जो एक्टिन फिलामेंट है वो केंद्र की ओर बढ़ता है क्या? केंद्र की ओर बढ़ता है, ठीक है। ये है केंद्र, ये जेड लाइन है, ठीक है, बढ़ता है और मायोसिन के बढ़ के मायोसिन फिलामेंट के ऊपर से ओवरलैप हो जाता है क्या? मायोसिन के ऊपर से ओवरलैप हो जाता है, यानी तनाव एक्सटेंशन मसल को छोटा यानी मसल को छोटा करने की ओर जाता है। अब देखिए ये ओवरलैप हो गया तो इनके बीच में दूरी कम हो गई, यानी मसल संकुचित हो गई, ठीक है। अब रिचार्जिंग, ये तो हो गया हमारा कंट्रैक्शन। अब हम देखते हैं रिचार्जिंग, यानी पुनः रिचार्ज कैसे होते हैं। एक मायोसिन क्रॉस ब्रिज एक्टोमायोसिन बॉन्ड को, एक मायोसिन का क्रॉस ब्रिज जो है दोस्तों वो क्या करता है? एक्टिन मायोसिन का जो जोड़ा बना है, यानी जो गठबंधन हुआ है एक सेकंड में, एक्टिन मायोसिन का एक मायोसिन का क्रॉस ब्रिज जो है दोस्तों, जो एक्टोमायोसिन के बॉन्ड बने हैं उनको एक सेकंड में सैकड़ों बार तोड़ता है, यानी सैकड़ों बार रगड़ता है, उस पर बनता है, तोड़ता है। मायोसिन क्रॉस ब्रिज को रिचार्ज करने के लिए, ठीक है, एमसीबी को पुनः एटीपी द्वारा लोड किया जाता है, यानी जो पुनः एटीपी द्वारा लोड कर लिया जाता है क्या? ठीक है। इस प्रकार पुराना एक्टोमायोसिन बॉन्ड जो टूट जाता है, पुनः लोड किया जाता है तो पुराना टूट जाता है और मायोसिन क्रॉस ब्रिज एक्टिन से मुक्त हो जाते हैं। लो भैया मायोसिन अलग हट गया क्या? यानी पुराना दोबारा से ऊर्जा भरने, जब सैकड़ों बार एक दूसरे पर क्या किया? रगड़े, यानी ओवरलैप हुए, मायोसिन क्रॉस ब्रिज रिचार्ज करने के लिए, मायोसिन का जो क्रॉस ब्रिज होता है वो रिचार्ज करने के लिए मसल से क्या करता है? एमसीबी को पुनः एटीपी द्वारा लोड कर लेता है क्या? पुनः एटीपी द्वारा फिर लोड हो जाता है, जिससे क्या होता है? जो क्रॉस ब्रिज यानी जो बॉन्ड बना था वो टूट जाता है, ठीक है। और एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज
बॉन्ड टूट जाता है, मायोसिन क्रॉस ब्रिज एक्टिन से मुक्त हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं। मसल का क्रॉस ब्रिज और एक्टिन फिलामेंट इस प्रकार पुनः भरने यानी रिचार्जिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी फिर से ऊर्जा भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रिलैक्सेशन में क्या होता है? रिलैक्सेशन में वही होता है दोस्तों जो पहले हुआ था, यानी इस समय चरणीय तंत्र का आवेग में प्रभाव बंद हो जाता है, यानी ऊपर से एसिटाइलकोलाइन एंजाइम जो है आना बंद हो जाता है। नर्व इम्पल्स वाली जो बटन था वो बंद हो गया। क्या कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेस्कुलस में पुटिका में जो कैल्शियम आयन बाहर निकला था उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यानी जो सिराएं थी उनमें पुटिकाओं में वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है कि जाओ भाई वापस जाओ। अब बॉन्ड जो है टूट चुका है। अब एक्टोमाइसिन बॉन्ड मौजूद नहीं होंगे। क्यों होंगे भैया? अलग अलग हो गए। क्रॉस ब्रिज फिर तैरने लगते हैं और बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो प्रक्रिया हुई उस समय जो परिवर्तन हुए भैया, जो बदलाव आए। क्या सार्कोमेर में परिवर्तन में शामिल? का सार्कोमेर में परिवर्तन जो है उनके भाग व नाम उनके बारे में समझ लेते हैं। ए बैंड का ए बैंड दोस्तों कहाँ पाया जाता है? मायोसिन में। का मायोसिन में ये डार्क गहरा बैंड है और जिसमें मायोसिन यानी मोटा फिलामेंट के तंतु और एक्टिन के थिन फिलामेंट के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये जो ए बैंड है दोस्तों जो मायोसिन पे बैंड यानी बंधा हुआ होता है, यानी एक जोड़ होता है और इसमें एक्टिन के कुछ हिस्सा शामिल होता है, बाकी ये मायोसिन का ही होता है। इसकी लंबाई समान रहती है, ये नहीं, इसकी लंबाई हमेशा समान रहती है। जब स्लाइडिंग फिलामेंट जब स्लाइडिंग होती है, ओवरलैपिंग होता है, उस समय एक्टिन इसके ऊपर ओवरलैप करते हैं। मायोसिन हमेशा समान रहता है भैया। आई बैंड में आपको पता है मायोसिन एक्टिन का है, किसका? एक्टिन का फिलामेंट है। आई बैंड जो है वो एक्टिन का पूर्ण फिलामेंट है। जहाँ तक भैया एक्टिन फैला हुआ है ये हमारा एक्टिन है। का ये एक्टिन का हिस्सा पूरा हिस्सा जो है वो आई बैंड से बंधा हुआ होता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये छोटा हो जाता है। ये छोटा कब हो जाता है? ओवरलैप के समय। का ओवरलैप के समय। अब एच जोन देख लीजिए दोस्तों। एच जोन क्या होता है? केवल मायोसिन फिलामेंट होता है, उसके ऊपर ये एच जोन बनता है। ए बैंड का बाह्य भाग जहाँ केवल मायोसिन फिलामेंट होते हैं, यानी मायोसिन फिलामेंट के ऊपर जो ए बैंड होता है उसका वो भाग जहाँ केवल मायोसिन होता है, एक्टिन का हिस्सा भी छोड़ दो, जो छोटा सा ए बैंड में जुड़ा था उसको हटा के, यानी बीच का सेपरेट भाग, ये संकुचन के समय गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है? एक्टिन फिलामेंट जो है इस पे ओवरलैप करता है तो एच जोन गायब हो जाता है, यानी कवर हो जाता है। जेड लाइन आप जानते हैं दोस्तों। जेड लाइन ये रेखा दो सार्कोमेर को विभाजित करती है, यानी दो सार्कोमेर हैं, एक ये सार्कोमेर है और एक ये सार्कोमेर। जेड लाइन दो सार्कोमेर को क्या करती है? अलग अलग विभाजित कर देती है और एक्टिन तंतुओं को जोड़े रहती है, और एक्टिन तंतु इसके साथ जुड़े रहते हैं। और जबकि मायोसिन बैंड जो है, मायोसिन तंतु जो है वो बीच में बंधे हुए होते हैं, किसके साथ? एच जोन के साथ, यानी डार्क बैंड के साथ। ठीक है, और एम लाइन ये रेखा सार्कोमेर के केंद्र में स्थित है। एम लाइन जो है वो सार्कोमेर के एकदम केंद्र में स्थित है। दो जेड लाइन के बीच की दूरी सार्कोमेर, और सार्कोमेर के एकदम मायोसिन बैंड के ऊपर जो हमारा होता है क्या? एच जोन। एच जोन के बीचों बीच में एम लाइन होती है, क्या? केंद्र में स्थित होती है, जो सार्कोमेर को दो भागों में बांट देती है, यानी बीच में से बांट देती है। जो मायोसिन के बीच में अपने साथ जोड़े रहती है। क्या? जो मायोसिन को बीच में अपने साथ क्या करती है? जोड़े रहती है, यानी बांधे रहती है। उम्मीद करते हैं आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है दोस्तों समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो दोस्तों कम से कम 2 या 3 बार आप इसे जरूर देखें। आइए दोस्तों अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं दोस्तों हृदय का चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, और हृदय का चित्र बनाते समय दोस्तों ऐसे हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हृदय। ठीक है,
ऊपर से हमारी सुपीरियर वेना कावा और अंदर नीचे से इंफीरियर वेना कावा आई, और ये हमारा बन गया भैया राइट एट्रियम। और बीच में हमारी होती है क्या होती है, सेप्टम, क्या सेप्टम। और ये दोस्तों हमारा हो गया लेफ्ट, क्या लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या ये मोटा होता है, और राइट वेंट्रिकल जो होता है दोस्तों इसकी परत पतली होती है। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया MBA, क्या MBA यानी मिट्रल बॉल्व, क्या मिट्रल बॉल्व। ठीक है, और ये हमारा हो गया ऊपर जाके ये हमारी किस में बढ़ जाती है, एक दोस्तों ऐसे चली जाएगी और ये हमारी चली जाएगी फेफड़ों में, दो भागों में बट। एक मिनट दोस्तों, ये वाली जो सेप्टम है इसके ऊपर ये हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है ये दोस्तों ऊपर चली जाती है और दो भागों में बट जाती है, यानी दोनों फेफड़ों में चली जाती है। ठीक है, आगे चार भागों में बट जाएगी। और ये हमारी हो गई आर्टरी एरोटा, क्या ये दोस्तों एरोटा जो है ये हमारी जुड़ी हुई होती है कैसे दोस्तों, ये जुड़ी हुई होती है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, क्या एरोटा। और ये जाके शरीर के सभी भागों में क्या करती है, रक्त को शुद्ध रक्त को ले जाती है। इसके साथ साथ इसमें सेमिलूनर बॉल पाया जाता है और पल्मोनरी में भी सेमिलूनर बॉल पाया जाता है। अब ये दोस्तों हो गए हमारे, ये हो गया वेंट्रिकल, वो एट्रियम, क्या ये हमारा हो गया बायां एट्रियम, और ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, क्या राइट एट्रियम। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार हमने हृदय को बनाने का प्रयास कर लिया। ठीक है, यहाँ भी दो बाल पाए जाते हैं, यहाँ भी दो बाल पाए जाते हैं। ठीक है, और इधर हमारी पल्मोनरी वेन्स आके शुद्ध रक्त इसमें क्या करती हैं, इसमें खाली करती हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, हृदय की संरचना देख ली हमने, अब इनके नाम देख लें। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम, क्या, और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे बल्ब हो गए दोस्तों RTA राइट ट्रैक स्किप्ड एट्रियम बल्ब, क्या एट्रियो वेंट्रिकल बल्ब। ठीक है, और ये हो गया हमारा MBA यानी मिट्रल बल्ब, MBA मिट्रल बल्ब, और बाइक स्किप्ड बल्ब। ठीक है, एंट्रियो वेंट्रिकल बल्ब। ठीक है, MBA। ठीक है, और ये होगा राइट ट्रैक स्किप्ड एंट्रियो वेंट्रिकल बल्ब, यानी ये दाएं तरफ होता है और ये एंट्रियो वेंट्रिकल के बीच में होता है, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रैक स्पीड। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोस्तों 3 कपाट पाए जाते हैं। कितने? 3 कपाट। और इसे इसमें 2 कपाट पाए जाते हैं, क्या 2 कपाट पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है बाइक स्पीड बल्ब, बाइक स्किप्ड बल्ब, क्या 2 कपाट। कितने? 2 कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार। और ये हमारा ऐसे नोड होता है, क्या जो हमारा राइट एट्रियम पर स्थित होता है, और AB नोड जो होता है हमारा ये जहाँ पर दोस्तों एंटी वेंट्रिकल बढ़ते हैं वहाँ पर पाया जाता है। ऐसे नोड करंट जनरेट करके AB नोड को देता है। AB नोड दोस्तों आवश्यकता के अनुसार ये बंडल ऑफ हिज में, क्या बंडल ऑफ हिज में जनरेट करता है, बंडल ऑफ हिज में छोड़ता है। इसके बाद ये परकुंजी फाइबर द्वारा ये हेड के बाल में हेड की जो दीवारों पर करंट आता है, और इसी के आधार पर दोस्तों ये करंट मिलते ही जो हृदय की जो परतें हैं वो क्या करती हैं, संकुचन और प्रंकुचन करती हैं। ठीक है, वृद्धि करते हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ये हमारा होता है PSLV, क्या पल्मोनरी सेमिलूनर बल्ब, क्या
पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व, ये हो गया हमारा दोस्तों ASLV यानी एरोटिक सेमीलूनर वाल्व, एरोटिक सेमीलूनर वाल्व। ठीक है, सेमीलूनर इसे इसलिए कहा जाता है कि ये अर्ध चंद्राकार होता है। ठीक है, ये हमारी हो गई पल्मोनरी धमनी का, फुफ्फुस धमनी का, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, और ये हो गई हमारी एरोटिक महाधमनी का, महाधमनी। ठीक है, एरोटिक महाधमनी। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर समझ लिया। ये हमारी हो गई इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, क्या इंफीरियर वेना कावा। ये हो गई हमारी सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हृदय धमनी व, अगर हम इसके अर्थ की बात करें सर्कुलेटरी की, तो हृदय धमनियों व नसों के नेटवर्क के माध्यम से, हृदय धमनियों व नसों के नेटवर्क के माध्यम से रक्त पंप करता है। ये सिस्टम, जिसे हम हृदय प्रणाली यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिसे हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। लोकेशन कहाँ होती है? लोकेशन दोस्तों मानव हृदय जो है वो बच्च गुहा यानी हमारी जो सीना होता है, छाती होती है के भीतर स्थित होता है, जो फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, जो फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। और फेफड़ों के बीच में दोस्तों जो मिडस्टेनियम कैविटी होती है, मिडस्टेनियम कैविटी होती है, वहाँ स्थित होता है, जिसे हम कहते हैं मीडिया स्टेनियम, क्या मीडिया स्टेनियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है, सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है। तो टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात करें दोस्तों, तो ये हमारे शरीर में 3 प्रकार का होता है, सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों जो 3 प्रकार का सर्कुलेशन होता है वो कैसे और कहाँ होता है, आइए देख लेते हैं। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक का मतलब दोस्तों ये सबसे बड़ा परिसंचरण तंत्र है, यानी परिसंचरण तंत्र का मार्ग है, क्या मार्ग है। कैसे? क्योंकि दोस्तों ये बाएं निलय से महाधमनी अरोटा के द्वारा, फिर आर्टरी और आर्टियोल्स से होते हुए कैपिलरी के माध्यम से वेन्यूल्स, क्या वेन्यूल्स की वाली स्थान तक जाता है। ठीक है, वेन्यूल्स दोस्तों कैपिलरी, और इसके बाद वेन्यूल्स और वेन्यूल्स से फिर वेंस में, और वेंस से दोस्तों इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा में आकर फिर राइट एट्रियम में प्रवेश करता है दोस्तों। ठीक है, कैपिलरी दोस्तों यहाँ पर हमारा रक्त जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाई का क्या करता है, एक्सचेंज करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसके बाद अगर हम थोड़ी जानकारी दें तो दोस्तों आर्टरी जो हमारी ऑक्सीजन प्लस ब्लड लेके जाती हैं, यानी ऑक्सीजन सहित ब्लड लेके जाती हैं, वो इस रास्ते में दोस्तों कोई बॉल नहीं पाया जाता, और इसकी स्पीड जो होती है दोस्तों 120 Hg होती है। इसके बाद हमारा यहाँ दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके बाद हमारी वेन्यूल्स, वेंस और राइट एट्रियम, वेन्यूल्स वेल्स जो हैं इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में प्रवेश करता है, यानी एक ऑक्सीजन एक्सचेंज के बाद में ये जो रास्ता होता है दोस्तों, इस रास्ते में इसकी स्पीड 80 Hg हो जाती है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों यहाँ बल्ब भी पाए जाते हैं, बल्ब भी पाए जाते हैं, क्योंकि स्पीड कम होने की वजह से रक्त में वापसी ना हो जाए। ओके दोस्तों,
और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का कार्य क्या होता है समझ लेते हैं। सर इसका कार्य दोस्तों शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना और वहां से O2 यानी CO2 को इकट्ठा करके वापस लाना होता है, अब हम देखते हैं दोस्तों पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो किस प्रकार होता है। पल्मोनरी से मतलब आप समझ ही गए होंगे, फुफ्फुसीय सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है दोस्तों फुफ्फुसीय संकुचन क्या सर्कुलेशन। इसे फुफ्फुसीय परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। मार्ग क्या होता है, दाएं निलय से राइट वेंट्रिकल तक लाना, ठीक है, दाएं निलय से राइट वेंट्रिकल तक लाना, फिर फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से फेफड़ों तक ले जाना, और उसके बाद बाएं निलय फेफड़ों से ऑक्सीजन का एक्सचेंजेस करने के बाद बाएं आलिंद लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करवाना। ये दोस्तों होता है हमारा फुफ्फुसीय संकुचन कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों तक ले जाना और ऑक्सीजन युक्त रक्त वापस हृदय के बाएं आलिंद तक लाना। ये होता है हमारा फुफ्फुसीय सर्कुलेशन होता है। अब हम बात करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। जो थर्ड कैटेगरी है पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, इसमें रक्त सीधे हृदय में जाने के बजाय, इसमें दोस्तों रक्त जो है अशुद्ध रक्त सीधा हृदय में जाने के बजाय अशुद्ध यानी CO2 प्लस लिख सकते हैं आप, ठीक है, CO2 प्लस जाने के बजाय पहले किसी अन्य अंग यानी लीवर में जाता है। उदाहरण हेप्टिक पोर्टल सिस्टम। यहाँ दोस्तों हमारे विसरल आर्गन जैसे आंत है और छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज, और ये सभी मिलकर क्या करते हैं, ये सभी मिलकर लीवर को वापस करते हैं कैसा रक्त, CO2 यानी अशुद्ध रक्त। फिर लीवर दोस्तों उसको हृदय को वापस करता है। इसको कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, यानी किसी एक निश्चित पोर्टल पर रक्त का जमा होना, ठीक है। अब हम बात करते हैं हृदय की परतों के बारे में। हृदय की परतें मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं। एपिकार्डियम, ये सबसे भारी सुरक्षात्मक परत होती है। पेरिकार्डियम झिल्ली से जुड़ी रहती है। जो पेरिकार्डियम है दोस्तों ये 3 झिल्लियों का, एपिकार्डियम जो है दोस्तों ये 3 प्रकार की झिल्लियों का क्या है कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम, पैराटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम ये झिल्लियां पाई जाती हैं। तीनों झिल्लियां मिलकर क्या बनाती हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली बनाती हैं, और पेरिकार्डियम झिल्ली एपिकार्डियम के ऊपर पाई जाती है। अब देखिए मायोकार्डियम, ये दोस्तों ये मायोकार्डियम जो है ये मध्य की सबसे मोटी परत है जो कार्डियक पेशी की बनी हुई होती है, जो हृदय की परत कही जाती है, यानी इसको हृदय की, मायोकार्डियम को हृदय की परत भी कहते हैं, क्या परत भी कहते हैं। परत तो और भी हैं दोस्तों, लेकिन ये मुख्य परत होती है। हृदय का संकुचन इसी परत के कारण होता है। एंडोकार्डियम ये हृदय की सबसे अंदरूनी परत है, जो हृदय के कक्ष व बल्ब को ढकती है। एंडोकार्डियम जो है दोस्तों सबसे अंदरूनी परत है, जो हृदय के जो कमरे होते हैं और जो बाल्ब होते हैं उसको ढकती है, क्या उसको ढकती है, ठीक है। हृदय की संरचना के बारे में बात करें तो हृदय की संरचना, मानव हृदय की संरचना बंद मुट्ठी जैसी होती है, जिसका वजन पुरुषों में 300 से 350 ग्राम तक होता है और महिलाओं में 280 से
300 ग्राम तक माना जाता है। अब हम आगे बात करें दोस्तों, तो कंडक्शन सिस्टम क्या होता है। इससे पहले हम देखते हैं हृदय हृदय प्रति मिनट लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है। हृदय को वेगस नर्व जो है नियंत्रित करती है, और ये 5 लीटर जो दोस्तों होता है हमारा एक संकुचन में 70 ml पंप करता है। उसके साथ साथ ही हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, और इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमें 5.04 लीटर रक्त प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका संकुचन 0.8 सेकंड में एक बार हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं कंडक्शन सिस्टम क्या होता है। ऐसे नोड, ये हृदय का पेस मेकर है। पेस मेकर मतलब दोस्तों गति को बनाने वाला, जो दाएं आलिंद पर करंट उत्पन्न करता है और एवी नोड को देता है। एवी नोड क्या है? एवी नोड ये हृदय का पेस सेटर है। पेस सेटर है यानी ये हृदय की गति को सेट करता है, सेट करता है, जो दाएं आलिंद के कोने पर स्थित होता है, जो दाएं आलिंद के कोने पर स्थित होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम साथ ही साथ बात कर लेते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस और परकुंजी फाइबर क्या होते हैं। बंडल ऑफ हिस व परकुंजी फाइबर दोस्तों एबी द्वारा करंट जो है बंडल ऑफ हिस से होते हुए बंडल ऑफ हिस से होते हुए दोस्तों कहाँ पर होता है? परकुंजी फाइबर से होते हुए, एक मिनट दोस्तों, परकुंजी फाइबर से होते हुए बंडल ऑफ हिस की शाखाओं तक जाता है। बंडल ऑफ हिस की शाखाओं तक जाता है, जिसके कारण सिस्टोलिक व डायस्टोलिक क्रिया होती है। हृदय के चैम्बर की बात करें तो चैम्बर दोस्तों देखी जाए तो 4 होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। मतलब दोस्तों ऊपर का हिस्सा जो है वो आलिंद कहलाता है, निचले हिस्सा जो है वो निलय कहलाता है। तो आइए इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दायां आलिंद ये शरीर के ऊपरी भाग सुप्रिय वेना कावा और निचले से इंफीरियर वेना कावा के हिस्सों को अशुद्ध रक्त, दोनों हिस्सों से अशुद्ध रक्त यानी CO2 प्लस रक्त जो है प्राप्त करता है। दायां निलय, दायां निलय ये फेफड़ों से शुद्ध, एक मिनट दोस्तों, दायां आलिंद के बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारा होगा दायां निलय। क्या ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त O2 युक्त जो है प्राप्त करता है। क्या दायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों थोड़ा मिस्टेक है, उसे सुधार लेते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, ये एक मिनट, दायां निलय जो है दोस्तों ये हृदय से अशुद्ध रक्त, क्या हृदय से अशुद्ध रक्त कहाँ भेजता है? फेफड़ों तक फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक फुफ्फुस धमनी के माध्यम से भेजता है। ठीक है दोस्तों, अब सही है। ठीक है, बायां निलय, बायां आलिंद दोस्तों, बायां आलिंद ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है, O2 प्लस रक्त प्राप्त करता है। बायां निलय, बायां आलिंद तो दोस्तों शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, किसके द्वारा? फुफ्फुस शिराओं के द्वारा। क्या फुफ्फुस शिराओं के द्वारा। ठीक है, बायां निलय क्या करता है? ये हृदय का सबसे बड़ा मजबूत शक्तिशाली कक्ष है। इसकी दीवारें जो हैं सबसे मोटी 3 गुना मोटी होती हैं, और ये पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। ठीक है दोस्तों, पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, इसलिए ये सबसे मजबूत भी होता है। ठीक है, हृदय के बाल्व की बात करते हैं तो हृदय के बाल्व दोस्तों, हृदय में कुल 4 वाल्व होते हैं। 2 एंट्रियोवेंट्रिकल वाल्व और 2 सेमीलूनर वाल्व होते हैं। एंट्रियोवेंट्रिकल वाल्व RTA यानी
दायां एंटी वेंट्रिकुलर वाल्व, ये दाहिनी तरफ का एंटी वेंट्रिकुलर वाल्व है जिसमें 3 कपाट पाए जाते हैं, इसलिए इसे ट्राइक स्किप्ड वाल्व भी कहा जाता है। अब बाएं की बात करें दोस्तों, बायां एंटी वेंट्रिकुलर वाल्व ये बाईं तरफ होता है, इसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। इसे हम RTA से याद रखेंगे और इसे हम MBA से याद रखते हैं। सेमी लूनर वाल्व, पल्मोनरी वाल्व यानी राइट वेंट्रिकल में जो हमारा PSLV जो वाल्व होता है, ये दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच का वाल्व है, जिसे पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व भी कहा जाता है दोस्तों। शॉर्ट में इसे PSLV कहते हैं। याद रखने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है। अब हम बात करते हैं कि एरोटिक वाल्व को क्या कहते हैं। एरोटिक वाल्व को दोस्तों ASLV कहते हैं, ASLV कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एरोटिक सेमी लूनर वाल्व। यह बाएं निलय व महाधमनी के बीच का वाल्व है, जिसे एरोटिक सेमी लूनर वाल्व कहा जाता है। अब हम देखते हैं रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं हमारी आर्टरी यानी दोस्तों धमनी। ये क्या करती हैं? ये धमनी जो होती हैं रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती हैं। इनकी दीवारें मोटी होती हैं और लचीली होती हैं, और इसके साथ साथ ही लचीली होती हैं, इनमें वाल्व नहीं होते हैं। इसमें रक्त का प्रवाह 120 HHMG होता है। वेन्स क्या होती हैं? ये अंगों से रक्त हृदय तक वापस लाती हैं। क्या करती हैं? ये वापस लाती हैं। इनकी दीवारें पतली व इनमें बालू पाए जाते हैं, ताकि रक्त वापस ना गिरे। दबाव लगभग 80 HHMG होता है। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज। कैपिलरी वो स्टेशन होता है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये नसों व धमनी को जोड़ने वाली रक्त वाहिकाएं हैं, जहां गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। ये स्टेशन होता है। पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी श्राव में क्या अंतर होता है दोस्तों? ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पल्मोनरी धमनी पल्मोनरी श्राव में अंतर होता है। सामान्य तौर पर धमनियां जो है दोस्तों शुद्ध रक्त ले जाती हैं, आपको पता होगा, और शिराएं शुद्ध रक्त ले जाती हैं। लेकिन पल्मोनरी शब्द जुड़ने पर ये कार्य दोस्तों उल्टा हो जाता है। ये कार्य कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। देखिए कैसे। पल्मोनरी धमनी जहाँ यहाँ अशुद्ध रक्त होता है। क्या? यहाँ शुद्ध रक्त होता है। यहाँ दाएं निलय से उत्पन्न होती है। ये कहाँ से? दाएं निलय से उत्पन्न होती है। और अशुद्ध रक्त CO2 प्लस निलय से लेकर अशुद्ध रक्त जो है निलय से लेकर कौन से? दाएं निलय से लेकर फेफड़ों तक जाती है, और रक्त का बहाव अधिक होता है। यह एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त क्या करती है? अशुद्ध रक्त को प्रभावित करती है। ओके। अब हम देखते हैं पल्मोनरी शिरा। इसमें शुद्ध रक्त होता है। इसमें कैसा होता है? इसमें शुद्ध रक्त होता है भैया। पल्मोनरी शिरा का मुख्य कार्य फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर बाएं आलिंद तक ले जाना है। पल्मोनरी जो शिरा है भैया, वो फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो लाए के कैम करते बाएं आलिंद में खाली करती है। नोट, इनमें रक्त प्रवाह कम होता है। ये अकेली शिरा है जो शुद्ध रक्त ले जाती है। इनमें रक्त प्रवाह क्या होता है? कम होता है। प्रवाह जो है प्रेशर कम होता है। लेकिन अकेली ये शिराएं हैं दोस्तों 3-4 होती है जो शुद्ध रक्त ढोती हैं। क्या? शुद्ध रक्त ढोती है। अब हम बात करते हैं हृदय चक्र। हृदय चक्र क्या होता है? सिस्टोलिक संकुचन। हृदय का संकुचन जो सिस्टोल होता है दोस्तों, वो हमारा 0.0
0.3 सेकंड का होता है, यानी 0.3 सेकंड में हृदय का संकुचन हो जाता है। हृदय का प्रंकुचन प्रंकुचन दोस्तों वो है 0.5 सेकंड में हो पाता है, 0.5 सेकंड में हो पाता है। अब हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट दोस्तों होता है हमारा एसवी गुणा इंटू एच आर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणा हार्ट रेट। यानी जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 17 ml होता है एक बार में, और हार्ट रेट जो होती है वो दोस्तों 1 मिनट में हमारी 72 बार होती है। और इन दोनों के गुणा करने पर हमें स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कार्डिक आउटपुट कार्डिक आउटपुट प्राप्त होता है। कार्डिक आउटपुट होता है दोस्तों 1 मिनट में का 1 मिनट में पंप रक्त की मात्रा। ओके दोस्तों, ठीक है। और ये हमारी हो गई 5040 ml यानी 5040 ml, या इसको हम कह सकते हैं 5 लीटर 5.04 लीटर। ओके दोस्तों, ओके। सामान्य हृदय गति जो है 72 बीट प्रति मिनट होती है, 72 बीट प्रति मिनट होती है। ओके। अब हम बात करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब दाएं और बाएं निलय द्वारा रक्त पंप किया जाता है तो उस प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और ये 120 HHmg होता है। अब हम समझ लेते हैं डायलोस्टिक प्रेशर क्या होता है। डायलोस्टिक प्रेशर जब रक्त बाएं और दाएं आलिंद से वापस आकर प्रवेश करता है, क्या दाएं बाएं आलिंद से वापस आकर कहाँ निलय में प्रवेश करता है, उस समय इसकी गति लगभग 80 HHmg होती है। ओके दोस्तों, इसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है, ये सिस्टोल व डायस्टोल के बीच का अंतर होता है भैया, जो लगभग 120 में से 80 घटा देने पर 40 बचता है, यानी पल्स प्रेशर जो है हमारा 40 होता है लगभग, ठीक है। कार्डिक आउटपुट का होता है दोस्तों, कार्डिक आउटपुट के बारे में हमने ऊपर बात कर ली है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक का मतलब होता है दोस्तों एक ही बार में ठोक, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम ये हृदय के द्वारा एक बार में पंप किए गए रक्त की मात्रा है, और जो होती है 70 ml। क्या स्ट्रोक का मतलब एक ही बार में, समझ जाओ। ट्रेकिकार्डिया यानी तेजी से, ट्रेकी को पढ़ो तेजी कार्डिया मतलब जब हृदय गति 100 से ट्रेकिकार्डिया को पढ़ना है तेजी कार्डिया, जब हृदय गति की जो है 100 से ऊपर पहुंच जाए। हार्ट रेट वैसे कितनी होती है दोस्तों, हमारी हार्ट रेट होती है 72 प्रति मिनट। अब जब 100 से ऊपर पहुंच जाए तो समझ लो भैया ट्रेकिकार्डिया हुई। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया भैया 60 से कम हो जाए, क्या 60 से कम हो जाए, किससे दोस्तों, बीमारी के कारण। क्या ध्यान रखना भैया, क्योंकि मैराथन रेसर की 60 से कम होती है तो उसे ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है। बीमारी के कारण अगर 60 से कम हो जाए तो समझो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। अब हम समझ लेते हैं स्फेग्नोमीटर क्या होता है। स्फेग्नोमीटर दोस्तों ये रक्तचाप मापने का यंत्र है। ये क्या है, रक्तचाप मापने का यंत्र है। स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्पेग्नोमीटर भैया जो डॉक्टर है आपके जो ह्यूमरस के ऊपर मतलब बाइसेप्स के ऊपर ऐसे वो कपड़ा लपेट देता है और फिर क्या करता है, हवा भरता है, वही होता है। क्या स्टेथोस्कोप भैया लब डब की आवाज से सुनने का यंत्र होता है। ये कैसे होता है भैया, ऐसे एक डिब्बी होती है, ऐसे तार निकला होता है और डॉक्टर लगा लेता किसमें लगा लेता भैया, कान में, किसमें, कान में, ठीक है। और लब डब की आवाज आती है, ठीक है। द्वितीय ध्वनि यानी डब, लब की आवाज कब आती है, जब एंटीवेंट्रिकुलर ट्रैक स्किप्ड और बास्केट वाल्व बंद होते हैं, यानी जो हमारे दोस्तों ट्रैक स्पीड और बाइक स्पीड वाल्व जो है बंद होते हैं, उस समय आवाज आती है काय की, लब की का। और द्वितीय ध्वनि जो डब है, डब की आवाज कब आती है, अर्धचंद्राकार यानी सेमी लूनर वाल्व PSLV और ASLV पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व और
एरोटिक सेमिलूनर वाल्व जो है दोस्तों, दोनों के बंद होने पर आने वाली ध्वनि जो है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है भैया डब का डब। यानी धमनियाँ बंद हों तो डब, और जो वाल्व बंद हों, जब वाल्व जो हैं मतलब दाएं बाएं के एंट्रोवेंट्रिकल वाल्व हो तब आवाज़ आवेगी, तब है भैया लब। ठीक है। एथलेटिक हृदय, ये हृदय की हाइपोटिक स्थिति है जिसमें किसी एथलीट का हृदय बार बार अभ्यास करने के कारण हृदय की बाईं निलय की दीवार यानी दोस्तों मजबूत व मोटी हो जाती है और हृदय के धड़कन की दर में कमी हो जाती है और रक्त की मात्रा भी बढ़ जाती है। यानी दोस्तों सब कैसा हो जाता है? ये हाइपोटिक स्थिति है जिसे कहते हैं एथलेटिक हार्ट। और हृदय जो है बार बार अभ्यास के कारण बाएं निलय की जो साइज जो है वो बढ़ जाती है, हृदय वो मसल जो है मजबूत हो जाती है और साथ साथ ही हार्ट रेट तो कम हो जाती है लेकिन रक्त पंप करने की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। उम्मीद करते हैं आपको भैया ये जो है हार्ट रेट जो हृदय सर्कुलेशन चक्र जो है समझ में आया होगा। अब आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके लिए आपका हृदय के साथ धन्यवाद रहेगा। जय हिंद, जय